बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, जब पाकिस्तान बना उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12 साल। 12 साल। अच्छा, इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त मेरी उम्र जो है ना 2 जगह लिखी हुई है कागज, वो भी वालिद ने लिखवाई हुई। 88 भी लिख देते हैं, 91 भी। अच्छा, 91 है। 12 साल की उम्र में आप हिजरत करके अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान आई, तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि उन दिनों जब आपका ये प्रोग्राम बन रहा था आपके वालिदैन का कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है, तो क्या सूरत हाल थी? वालिद जो है वो दिल्ली में ही गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, और ख़ानदान के और बहुत शुरू हो गए, तो नई दिल्ली में रहते थे। और तीसरी चौथी जमात की मैं तालबा थी, एकदम थे ये शुरू हो गया कि भाई वो पाकिस्तान बन गया है, तो अफरा तफरी से मच गई। तो हम तो मुलाजमीन की कॉलोनी में रहते थे, नई दिल्ली जी। जो पहाड़गंज से के करीब थी। तो बस हमारा सामान जो है वो बुक हो चुका था स्टेशन पर कि हमने ट्रेन के ज़रिए कराची जाना। पहली ट्रेन सुना कि जब गई कराची पहुंची है तो उसका बहुत शानदार इस्तेमाल किया हमने जब पाकिस्तान की हद तक पहुँचे। दूसरी ट्रेन के बारे में सुना कि जब वो ट्रेन कराची पहुंची है तो उसमें सिवाय ड्राइवर थे, तो मुसाफिर जनता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ट्रेनें बंद की। अच्छा। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन को जहाज़ों के मिलने। हम अपने नई दिल्ली के घर से इस तरह निकले कि अंग्रेज़ की गवर्नमेंट में मुसलमानों को कम ही गवर्नमेंट की सर्विस दी जाती थी, हिंदू ज़्यादा होते थे। तो इस कॉलोनी में हम रहते थे, बहुत ही साफ सुथरा इलाका था, बहुत ही। तो सामान हमारा बुक हो चुका था, अभी जाने की इतला आनी थी कि किस तरह हमने हमारी ट्रेन जाएगी। तो पर घरों में जमादारनियाँ काम करती थी सरकारी, तो घाघरे शगरे पहन के एक दिन जमादारनी ने अम्मी को कहा, बीबी आपके साथ वाले घर में सिख जमा है। तो हम बच्चे सुन रहे थे जी। हम बच्चे शाम को बाहर खेलने निकले, तो हम उनके बच्चे भी थे, हमने उनसे जिक्र कर दिया जी। उन बच्चों ने अपनी माँ से जाकर जिक्र किया, माँ हमारी माँ के पास आ गई, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, हमारे घर सिखों का क्या काम है। जब शाम हुई तो उन बच्चों के वालिद और हमारे वालिद मिले जी। कि मैं क्या सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या हमारे घर तो सिखों का क्या काम, और जब आप जाएंगे हम सब आपको स्टेशन छोड़ के आएंगे। तो बात कही आई होगी, जलसा हो गया। जब सुबह के इतवार था, सुबह के वक्त हमारे वालिद ने हुक्का पीछे से बस कहा कि बरामदे में हुक्का रख लिया था, एकदम ही अंदर आए और आके कहते हो चूड़ी जड़ी गल कहती थी ना, और बिल्कुल सही थी। चूड़ी उठो उठो फौरन उठो। अपने लकड़ियों पर पानी डाला, चूल्हे पर हंडियाँ चढ़ गई थी, मैं आटा गूंद रही थी, आटा अखबार पर रख दिया, और वो एक तांबे की परासी थी वो हाथ पे पकड़ ली। तो वालिद कहते मैं टांगा लेकर आते, वो टांगा लेकर आ गए। जब टांगा लेकर आए, सारे मोहल्ले के हिंदू जो है ना मुलाजम निकल आए, ये तो जा रहे। बस फिर ये हुआ कि वो हमारे वालिद को कायल करने की कोशिश करें कि भाई आप ऐसा कुछ नहीं, आप यहीं रुक जाएं है। तो वालिद ने अपनी आँखों से देख लिया था सिखों को सही। साथ वाले घर में, इसलिए वो फ़ौरन उठ के आओ, कहते हमारी अम्मी से हमारी अपनी आँखों से सिख देखा। तो इनके घर में वाकई सिख जमाए, वो किस लिए हो सकते थे, सिर्फ हमारी मुसलमान फैमिली रहती थी वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे वालिद को कायल करने की। कभी हमारे वालिद का हाथ पकड़ के उधर को लेके जा रहा है, कभी उधर को लेके जा रहे हैं, हम खिड़कियों से लेके देख रहे कब क्या होगा। जी। कभी हमारे अब्बा जी ऊँचे ऊँचे बोल रहे हैं, कभी वो ऊँचे ऊँचे बोल रहे हैं। आखिर अल्लाह ने जान बचानी थी तो वो पीछे हट गए। जी। हम टांगे में बैठ गए और चलते चलते टांगे को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की,
और हम अपनी फुप्पी के घर चले। वो भी नई दिल्ली का इलाका था, उनका भी सामान बुक हो चुका था। जब शाम हुई तो मेरे वालिद और उनका एक भांजा, जो मामू भांजा बाहर गए थे साइकिलों पर, वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम शहर से गुजर के आए हैं और सड़क के दोनों तरफ कत्लेआम लाशें पड़ी हैं मुसलमान। वहाँ से 2 टांगे लिए तो फिर रास्ते में फिर सिखों ने रोक लिया। वहाँ से भी अल्लाह ने बचाना था। वो लड़के लड़के थे सिख, उन्होंने मेरे वालिद को उतार लिया और वो मेरे वालिद के भांजे को उतार लिया। वो 10वीं 11वीं का स्टूडेंट था जी। तो वो बोलने लगे। उनके साथ एक सियाना बंदा था, उसने कहा यारो छड्डो इन्हों, इन्हों बेचारे ने जान दो, ये भी अल्लाह के हुक्म था। बिल्कुल जी। हम फिर दिल्ली के सेक्रेटेरिएट कैंप में चले गए। ऐलान हो चुका था कि दिल्ली का जो सेक्रेटेरिएट है वो कैंप करार दे दिया गया। तो सब लोग वहाँ जा रहे थे, बस एक कमरों में जहाँ जिसको जगह मिली वो बैठ गया। तो खाने पीने का क्या, कुछ भी नहीं। तो दूसरे दिन शायद ऐलान हुआ कि जहाज़ खुराक लेके आ गए। अच्छा। अब वो बात भी नहीं भूलती, मुझे सब बातें याद हैं। इतनी हरकत कमरों से निकल के बाद जमा हो गई। हमारे वालिद तभी यूँ हाथ फैलाए गए, सब ने यूँ हाथ फैलाए और नजरें आसमान की तरफ। जी। जहाज़ आया, जहाज़ नीचे हुआ तो ऊपर से उन्होंने खुराक फेंकी, नान, मीठी रोटियाँ, जो जिसकी तौफीक थी। चावल होंगे, किसी ने इतनी सी पोटली अचार की जी। बोले बच्चा नहीं। तो जाहिर बात है सालन तो हमारे बारे में यूँ हाथ किया होता, उसमें एक नाम। तो वो हम 6 बहन भाइयों ने और 2 माँ बाप ने खाए। तो वो वक्त याद है कि जब हाथ फैलाना पड़ता है ना भूख की खातिर, तो क्या हालत होती है। जब बेसरो सामान्य की हालत में घर से निकलना पड़ता है तो इंसान की क्या हालत होती है। वो आपके दफ्तर पर नाम होगा सेक्रेटेरिएट में, जहाँ रोज़ाना इतला आती थी। तो उन्होंने जब दूसरी ट्रेनें बंद कर दी ना, तो उसमें ऐलान होता था कि फलां बंदे का नंबर आ गया जहाँ पे जाने का। तो वहाँ से फौजी ट्रक जो है उनको एयरपोर्ट लेके जाते थे। हम भी चले गए। अच्छा। और मेरे वालिद को इतला मिली, हम भी चले गए। तो एयरपोर्ट पहुँचे तो पता चला कि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, आपका भी नंबर नहीं आया, अभी 2-4 दिन लग जाएंगे। एयरपोर्ट पर रहने नहीं देते थे। फौजी गाड़ियाँ एयरपोर्ट से ले जाती थी कैंप से, लेकिन एयरपोर्ट से वापस नहीं लेके आती। हमारे वालिद ने किसी की मिन्नत समाजत की तो उसने फौजी ड्राइवर ने कहा कि आप ऐसा करें कि भाई लेट जाएं, जो ट्रक का फर्श है उस पर आप लेट जाएं, किसी को पता ना चले इसके अंदर लोग बैठे हैं जी, और बिल्कुल किसी की आवाज़ ना आए। हमारा एक भाई 8 महीने का था जी, और वो बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था। हमारी अम्मी सीधा बुर्का पहनती थी, भारी भारी बुर्के होते थे, और उसके रोने की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। और मैंने क्या किया, आधा बुर्का नीचे बिछाया, उस पर भाई को लुटाया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी आवाज़ ना निकले। लेकिन उसी की आवाज़ सुन के ट्रक रोक दिया। तो ड्राइवर को हाथ पकड़ के निकाला, वालिद को भी नीचे उतारा। पूछने लगे, एक बंदा जो है वो ऊपर चढ़ा, उसने अंदर झांका, उसने कहा सवारियाँ यहाँ अंदर बैठी। इतने में दूर से एक अंग्रेज फौजी भागता हुआ आया। उसने कुछ अंग्रेजी में हमारे वालिद से बात की, ड्राइवर से बात की। फिर उसने ड्राइवर को कहा तो जाने दो जी, इनको ले जाओ। इस तरह हम वापस पहुँचे। तो बाद में हमारी अम्मी ने कभी बताया कि मैंने अपने बेटे के ऊपर जो अपने बाजू रख लिए थे ना, मेरे दिल में था अगर कोई मारेंगे तो पहले मेरे बाजू कटेंगे, फिर मेरे बेटा की बारी आएगी। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे हाथों से दबाया।
और इसके बाद फिर नंबर आया तो फिर हम चले गए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में जहाज़ पे बैठे थे और मेरा ख्याल है कि जहाज़ में से सीटें निकाल दी गई थी। तो जहाज़ में बैठे तो कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे थे फर्श पर, कहीं मर्दों ने बनियानें पहनी हुई थी, पैर नंगे थे, जैसे कि हमला हुआ रात को या कब, तो वो लोग अफरा तफरी में उठ के भाग पड़े। तो इस तरह हम कराची पहुँचे। वहाँ अपने एक कज़न थे, वो हमें ले गए अपने घर। 15 दिन हम वहाँ रहे थे। फिर मेरे वालिद की ट्रांसफ़र लाहौर हो गई। वो रेल पे में मुलाजिम थे और मेरा ख्याल है कि लाहौर में फिर हम लाहौर चले गए। मेरे साथ मेरी वालदा मौजूद हैं। हमने गुफ्तगू की थी कि किस तरह ये हिजरत करके भारत से पाकिस्तान आई और आके लाहौर में मेरे जो नाना थे, इनके जो वालिद थे, उन्होंने रेलवे के मुलाजिम थे, अपनी नौकरी जो है वो कंटिन्यू की। मेरी जो वालदा हैं, इनके दाद के, इनके नान के, दोनों जो हैं वो इंडिया से मुख्तलिफ़ मकामात से हिजरत करके पाकिस्तान आए। और मैं इनसे बात करूँगी इनके दादकों के हवाले से, जो कि होशियारपुर में रह रहे थे। होशियारपुर का एक गाँव था महला वाली। तो अम्मी, उस हवाले से जो हिजरत की कुछ कोई कहानी, कोई याद जो आप बताना चाहें। तो ये कहानी जो दादा दादी अपने कज़न और सबसे सुनी कि सिखों जिस गांव पर हमला करना होता था, बाहर सिखों का जत्था जो है डेरे डाल देता था जी। खाने पकते थे, नारे लगाते थे और गांव के जो रास्ते बाहर को जाते थे वहाँ पर वो पैरा लगा देते थे ताकि कोई बाहर ना निकल सके, या गांव से भी बाहर आए ना इनकी मदद के लिए कोई आए। और फिर वो किसी गांव को आग लगा देते थे। सुना कि कोई गांव था पठानकोट, वहाँ उन्होंने क्या किया, शाम के वक्त सब घरों के कुंडे लगा दिए, तेल छिड़क दिया, पूरा गांव जल गया। इसी तरह हमारे गांव का भी हाल था। तो कहते हैं कि सुबह को ईद थी, छोटी ईद, किसी ने कपड़े पहनने थे, किसी ने सवैयाँ पकानी थी। गांव की मस्जिद में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कुछ लोग बाहर पहरा देते रहे। उनको पता तो था बाहर हमलावर मौजूद है। जी। तो और ये भी पता था कि दूसरे फलाना गांव कैसे कैसे उन पर हमले हुए हैं। तो थोड़े से लोगों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, थोड़े से लोग बाहर पहरा देते रहे। तो हमारे गांव के आसपास किसी गांव का लड़का फौज में मुलाजिम था। उसने अपने अंग्रेज़ अफसर से ये बात की कि अब मेरे गांव की बारी है और मेरे गांव के पास एक गांव है, उसकी बारी है, आप कुछ करें। तो ऐलान हुआ, गांव से बाहर फौजी ट्रक खड़े हैं। मुसलमान अपना ज़रूरी सामान लेकर बाहर ट्रकों में आकर बैठते हैं। दूसरा ऐलान हुआ, अगर किसी मुसलमान को कोई जानी नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी भी खैर नहीं है। तो वो जो हमारे तादाद बहनें कज़न बताती हैं कि अभी हम घर में ही थे और हम खिड़कियों के दरवाजे पकड़ पकड़ के रो रहे थे, उस घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ लोग आए, उन्होंने भैंस की रस्सी पकड़ ली, ये भैंस हमारी है। कुछ लोग आए, उन्होंने अंदर जो बड़ी बड़ी पेटियां होती थी 2-4 उनके, ये हमारी है। और ये कनक से भरी पड़े होते थे घर। तो हमारे सामने ही हमारी चीज़ों पर कब्जा कर। तो हमारी ताई बताती हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने एक संदूकची उठाई, तो नेबर था कुछ चांदी का, कुछ सोने का, ज़्यादा नहीं था, और एक कपड़े सिलने की मशीन। उनके जहन में ये होगा ना कि वक्त पड़ेगा तो कपड़े सिलाई करेंगे। और फिर उन फौजियों ने शहर के कैंप में पहुंचा। अच्छा। फिर कैंप में कुछ लोग काफिरों के साथ आए, जैसे मेरे दादा दादी काफिरों के साथ आए, मेरी फुफिया काफिरों के साथ आई, मेरे फुफा थे वो काफिरों के साथ आए। तो वो वाक़या सुनाते हैं।
जिनको कहीं गाड़ी में जगह मिल गई उनको गाड़ी में बैठा दिया। तो इस तरह के वाक़या जो हैं वो, तो फिर वो इस तरह से वो लाहौर में जब हम पहुँचे तो लाहौर पे बहुत परेशानियाँ उठाई। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमें नहीं पता हमें कपड़े किसने दिए पहनने को। अम्मी आपकी बात में काट रही हूँ, दोबारा मैं आपको उधर ही लेकर जाऊंगी। काफिलों की आप बात कर रही हैं कि होशियारपुर से आपके दादके जो हैं वो इस तरह से आए काफिलों में पैदल चलकर। तो जो हमारे दादा थे वो भी आपके फूफा लगते थे और वो भी वहीं से हिजरत करके आए, होशियारपुर में ही रहते थे, उसी गांव से। तो वो भी, उनके भी हमने किस्से सुने, अब तो वो हयात नहीं है। तो वो बताते होते थे कि, मैं वो कहानी आपसे सुनना चाहूंगी कि वो बताते थे कि कैंप में किस तरह नमक नहीं था खाने को। तो फिर हमारी जो फुफ्फी थी यानी आपके फुफ्फा की बेटी, उनकी एक सहेली जो सिखनी थी वो कैंप के बाहर से नमक देने, वो कहानी जरा। तो कैंप में पहुंची, नमक लेकर आई है, कोई दाने शाने लेकर आई, लेकिन उन्होंने उनको पहुंचने नहीं दिए। तो ये चीज़ें नहीं पहुंचने दी और उनको वैसे मुलाकात करवा जी इस तरह से। तो वो इस तरह से आ गए गाँव छोड़कर। तो होता ये था कि सारा दिन जो है वो रेडियो पर लोग ऐलान करवाते कि हम इस कैंप में हैं, हम इस मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार यहाँ हमें मिले। ये हम कैंप में गए, कैंप में इतना हैदा फैला हुआ था कि लाशें उठा उठा के ले जा रही थी। 2 साहब और एक खवातीन जो बड़े मुअज़्ज़ज़ लिखे पढ़े लग रहे थे, जैसे रज़ाकार है। तो मेरे वालिद उनके पास गए, लाहौर कैंप की बात है। उससे कुछ कहा, उस खातून ने जल्दी से पर्स में से कागज़ निकाला, कुछ लिखा और वालिद को दे दिया। वालिद आए, कहते लो जी काम बन गया। वो नेक दिल खातून ने अपने घर में एक सर्वेंट क्वार्टर खा लिया, वो हमें दे दिया। हम सर्वेंट क्वार्टर में चले गए, 1 महीना हम वहाँ रहे। एक महीना वहाँ पर रहे। दोपहर को 10-11 बजे उठते थे। हमारे वालिद ने कोई छप्पड़ होटल होगा दिखा दिया हमें। हमारे पास एक प्याला था पीतल का, तो 10-11 बजे सो के उठना। माँ ने कुछ पैसे देने तो वहाँ से हमने कभी दाल कभी नान कुछ लिया ना। वो सर्वेंट क्वार्टर कैसा था? उसमें कोई बिस्तर आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं, मिट्टी का फर्श था, छोटा सा फैन था, उसमें हैंड पंप अंदर लगा हुआ था। वो इस तरह था कि जो नौकर रखा जाएगा कोठी में, वो सिर्फ उसके सोने के लिए। तो वो जो बेगम थी, जो रज़ाकार थी, उन्होंने कभी आपसे पूछा भी नहीं कि? किसी ने नहीं पूछा। बहुत अर्सा तक तो मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब सालों से मैं ये बड़ी सोचती हूँ कि वो कैसी रज़ाकार खातून थी जिसने ये नहीं सोचा कि एक फैमिली कैंप से उठकर मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आई। हम पूछे तो सही, वो नंगे हैं, भूखे हैं, लेकिन नहीं। 1 महीना हमने वहाँ से गुजारा। वो हमारा नाश्ता होता था, वही खाना होता था। रात को हमारे वालिद आते थे, कभी नान और पकौड़े ले आए, कभी नान दाल ले आए, बस वो हमारा रात का खाना होता था। पता नहीं हमारे वालिद ने जो बोरियां होती है ना, वो कहाँ से ली। वो हमने कच्चे फर्श पर बिठाई और जब हम 6 बहन भाई 2 माँ 8 उस कमरे में सोते थे, हमारे पाँव टकराते थे एक दूसरे में। फिर हमारे किसी रिश्तेदार को पता चला कि हम यहाँ पर हैं। उसने हमारे वालिद से कहा कि आप यहाँ आइए, तो वहाँ चले गए। वो संतनगर, उससे पहले हम भगवानपुरा में रहे किसी घर में। मेरे वालिद के साथ कोई मुलाजम थे, उन्होंने कहा मेरी फैमिली तो अपने घर में रहती है, गांव में रहती है, इतना बड़ा घर है, मैं अकेला कभी कभी आते के सो जाता हूँ, कभी नहीं, आप वहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए। वहाँ पर हमारे वालिद एक दिन कहने लगे, हमारी दादी, हमारी ताई, हमारी एक फुफ्फी और उनके बच्चे, ये सब फलानी कैंप में हैं, तो उनको वहाँ लेकर आए भगवान। वो कुछ दिन वहाँ रहे, फिर उनका सरगोदा में इंतज़ाम हो गया। वो सरगोदा, अब तक वो सरगोदा में है। तो भगवानपुरा से हम
संत नगर गए। वो घर किसी डॉक्टर का था, अभी लकड़ी का काम हो रहा था, घर बहुत अच्छा था, नई आबादी थी। हम वहाँ चले गए। मेरे वालिद के कज़न थे, उनकी वालिदा थी, उनकी बहन थी, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी। उन्होंने कहा हमने तो मुल्तान चले जाना है, आप यहाँ रहें जी। और वहाँ रहते रहे। हम 8-9 महीने वहाँ रहे। फिर हमारे वालिद की ट्रांसफ़र कराची की हो गई। हम कराची आए तो हमने कराची में भी बहुत परेशानियाँ देखी, इसलिए कि वालिद की तनख्वाह में इतना गुजारा नहीं होता था कि पूरा घर किराए पर ले लें। कभी एक कमरा, हमने कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा। कोई वालिद के कदम 2 कमरे होते थे क्वार्टर में, जैकब लाइन में, मॉर्टन रोड में, पता नहीं कहाँ कहाँ। कोई रिश्तेदार नहीं हमने छोड़ा। फिर हमें पता नहीं कितने सालों के बाद जैकब लाइन में घर आना हो जी। जिस तरह आपके जो दाद के थे, नान के थे, वो होशियारपुर से और जलंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आए। तो जो होशियारपुर से आए उनमें आपके फुफ्फा जो कि मेरे दादा भी थे, तो मेरे दादा, मेरे ताया, जी वो लोग, उनकी फैमिली जी। लेकिन मैं उस हवाले से आपके फुफ्फा के हवाले से पूछना चाहूँगी, जो हमने सुना कि वो काफिलों के जरिए आए थे और फिर सिख किस तरह से जवान लड़कियों को ले जाते थे काफिलों में से घसीट के, तो वो क्या कहानी थी? वो ये कहानी के काफिले में ये किनारे किनारे पर इनकी रोह थी जी। तो साथ में लड़की थी, तो जहाँ कहीं आबादी के करीब से काफिला गुजरता था तो आबादी के लोग जी खड़े हो जाते थे जी। कोई जूता मारता था, कोई पत्थर फेंकता था, गंदी गालियाँ निकालते थे, थूकते थे। वो हिंदू और सिख होते थे ना जी, थूकते थे। तो 2-4 सिखों ने उस लड़की को पकड़ के वो घसीट के ले गए। अच्छा। आबादी अंदर। तो हमारे दादाजी और कोई और बंदा वो निकल के, काफिला तो चलता रहता है, काफिला तो नहीं रुकता है, बिल्कुल जी, बाहर खड़े होते हैं। तो काफिले के साथ हिफाजती दस्ते होते हैं। तो डोगरा फौज के सिपाही आए तो उनको ये वाक़या बताया। उन्होंने कहा बाबा जी अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट पहले की बात है, तो वो दूर नहीं लेके गए होंगे लड़की को, हम जाते हैं, आप यहीं रुके यहाँ पे, या तो हम लड़की को लेके आएंगे, अगर लड़की को ना ला सके तो हम भी नहीं आएंगे जी, हम अपनी जान दे देंगे जी। थोड़ी देर के बाद वो लड़की को ले आए। फिर जब दरियाए ब्यास का पुल आया, तेरी खलकत खड़ी थी, तेरी तो उस लड़की ने शोर मचा दिया, बाबा जी वो मेरे अब्बा, ओ मेरा अब्बा, ओ मेरा अब्बा। वो अपने बाप के पास खुशकिस्मत बची थी। हाँ जी। तो इस तरह के तुम्हारे दादाजी वाक़या सुनाते रहते थे। तो ये तो वो जो एक और किस्सा आप लोगों से हमने सुना हुआ है कि ये ट्रेनों के जरिए लोग आए तो ट्रेन की छतों पे भी बैठे होते थे। हाँ। तो उसमें जो एक आपके रिश्तेदार थे उनका जो हादसा हुआ था, उसमें तुम्हारे दादा भी बैठे थे जी। दादा ने सारा सफर जो है काफिले में नहीं गुजारा जी। कहीं से ट्रेन मिली होगी तो ट्रेन, तो जैसे 14 अगस्त को दिखाती है ना ट्रेन को लोग छत में बैठे हुए, तो तुम्हारे जो मेरे फुफ्फा थे वो बाद में तुम्हारे दादा बन गए। वो तुम्हारे वालिद जिनकी 15-16 साल उम्र थी, तुम्हारे उनके और 2 भाई और एक उनका कोई कज़न, जो 5 बच्चों का बाप था, ये सब ट्रेन पर बैठे हुए जी। तो जब ट्रेन गुजरी दरियाए ब्यास के पुल के नीचे से, तो लोगों की तवज्जो जो है ना वो खेल तमाशे की तरफ चली गई, वजह इसके कि लोग झुक जाते, लोग खुशी से उछल पड़े और बहुत से लोग वो उसकी छत से टकरा गए, पुल की छत से टकरा जी।